जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे हैं। सबकी तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया बढ़िया चलनी चाहिए। ठीक है। आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। किधर गया कर सर? ये रहा। मार्कर रहा ब्लैक। चलो शुरू करें। ठीक है। एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, इकोनॉमी, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। ठीक है। तो दुनिया में एक ऐसी चीज है जिसका ना कोई धर्म है, ना कोई जात है, ठीक है, ना ही कोई गंध है, ठीक है, ना ही कोई बंधन है। वो चीज है पैसा। ठीक, आपको गंध भी है भाई, रंग भी है। कहाँ रंग है? ठीक है। जो कहते हैं कि भाई हम इनके यहाँ नहीं खाएंगे, वो उनके घर का पैसा ले लेते हैं कि हाँ भाई, खाना ही तो नहीं खाएंगे, पैसा तो ले सकते हैं। जो कहते हैं कि भाई रंग की वजह से जो है हम अपवित्र हो जाएंगे, या हम खराब हो जाएंगे, ये चीज हो जाएंगी, वो चीज हो जाएंगी, वो रंग लगा हुआ नोट ले लेते हैं। ठीक है। तो दुनिया में केवल एक ही ऐसी चीज है जिसे ना कोई पाप लगता है, ना ही कोई पुण्य लगता है। ठीक है। ये दोनों जो इसको ये इन दोनों को जो मानता है, जो इंसान जो इन दोनों को मानता है, वो आके पैसों को लगता है। ठीक है, बात हुई क्लियर? तो पैसे को ना तो पाप लगता है ना पुण्य लगता है, लेकिन इंसान जो है जिसे पाप पुण्य दोनों लगता है, वो केवल पैसों को लगता है। ठीक है, इतनी सी बात हुई क्लियर। तो इकोनॉमी में हम पढ़ेंगे पैसे का खेल। कि मनी भाई क्या कहना चाहते हैं? तो अगर हम बात करी जाए इकोनॉमी, इकोनॉमी ये केवल दो ही शब्दों या इसके दो पिलर हैं। जैसे एक ब्रिज है, एक पुल है। ये पुल बनाया, ये पुल बनाया, इसको दो खंभों पर रोक रखा है। अगर एक भी टूटा तो पुल ढह जाएगा, इसको तोड़ा तो ढह जाएगा। ठीक है, बात हुई क्लियर? तो दोनों खंबे जरूरी हैं। तो इकोनॉमी के वो दो खंबे हैं, पहला है डिमांड, दूसरा है सप्लाई। डिमांड और सप्लाई। डिमांड मतलब कि भाई हमारी क्या मांग है, हमें क्या क्या चाहिए। सप्लाई आपूर्ति, हिंदी में क्या बोलते हैं, ये भी जरूरी है। ठीक है। और भाई हमारी क्लास की खास बात ये है कि आपका मीडियम हिंदी है या इंग्लिश है, हमें फर्क नहीं पड़ता। दोनों भाषाओं में पढ़ाया जाता है, दोनों भाषाओं में पढ़िए। ठीक है। अब डिमांड, डिमांड किसी भी चीज की हो सकती है। मान लो टोबैको, मान लीजिए फूड, मान लीजिए क्लॉथ। कुछ चीजें जो आज हमें नहीं दिखाई देती, कल को दिखाई देनी शुरू हो जाए। मान लीजिए एयर, ऑक्सीजन, फ्रेश एयर, इस तरीके की चीजें। तो ये इनकी डिमांड है, इनकी सप्लाई भी है। टोबैको एक कंपनी है, वो टोबैको बना रही है। एक कंपनी वो फूड बना रही है। कुछ लोग नहीं बनाते, वो उनके लिए घर का ही आटा बहुत है। क्लॉथ्स है, उसी तरीके से कपड़ों का भी है। ठीक, कोई कॉटन के पहनता है, कोई जींस पहनता है, कोई कुछ पहनता है, कोई कुछ पहनना है। तो ये है डिमांड और सप्लाई का खेल। इकोनॉमी में केवल दो ही चीजों का खेल है, डिमांड और सप्लाई का। इसके अलावा कुछ नहीं। इन दोनों को समझ लिया तो इकोनॉमी समझ गए। ठीक है। अब बात आती है कि भाई कुछ लोग कहते हैं कि हम दोनों चीजों को काबू करेंगे। इंसान है, इंसान खुराफाती है, वो कुछ भी कह सकता है। एक पल कहेगा कि भाई देखिए, जो इंसान है उसको ऊपर वाले ने बनाया है, वो ऊपर वाला कण कण में है। हर किसी के अंदर वो ऊपर वाला है, हर किसी को बराबर समझता है। तो वही इंसान 10 मिनट बाद कहता है भाई देखो, ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख, ये ईसाई। ठीक है। तो इंसान है, कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ये इंसान के मन में खुराफात जागी। ठीक है। तो इंसान क्या काम करेगा? तो कुछ कहेंगे कि भाई देखो, अल्कोहल जो है वो बुरा है, टबैको बुरा है, तम्बाकू बुरा है, इसका प्रोडक्शन हम नहीं होने देंगे। दूसरा कहेगा कि भाई इसमें प्रॉफिट ज्यादा है, इसका प्रोडक्शन सिर्फ हम करेंगे। तीसरा कहेगा कि नहीं भाई, प्रॉफिट भी ज्यादा है, सब कुछ सही है, लेकिन हम इसको रेगुलेट करेंगे कि इतने से ज्यादा कुछ नहीं, आप पे इतने परसेंट टैक्स लगेगा, इतना ये करना पड़ेगा, इतना वो करना पड़ेगा। तो मनुष्य कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, किसको? डिमांड को भी, सप्लाई को भी,
ठीक है, इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। इसी के आधार पर जो इकोनॉमी है, जो उनकी आइडियोलॉजी है, वो बननी शुरू हो जाएगी। ठीक है, इन आइडियोलॉजी में आप पढ़ोगे किसके बारे में? किसकी चीज़ के बारे में पढ़ोगे इन आइडियोलॉजी में? इन आइडियोलॉजी में जो आप पढ़ोगे, वो किसकी चीज़ के बारे में पढ़ोगे? इस आइडियोलॉजी में जो आप पढ़ोगे, वो किसके बारे में? समाजवाद, पूंजीवाद या मिश्रित? इंग्लिश में सुन लो, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, एक कहेगा कि नहीं भाई सब कुछ देखो जनता के लिए होना चाहिए, तो हम चीज़ें वो करेंगे जो जनता की भलाई के लिए हो। एक कहेगा नहीं भलाई तो होती रहेगी लेकिन पहले पैसा भी कमा लें, पैसा भी ज़रूरी है, जिसको जो करना है वो करता रहे, हम कौन होता है किसी को रोकने वाले, सबको अधिकार दो। ठीक है? कोई दिक्कत? नहीं। एक कहेगा कि अरे भाई क्यों उलझन में पड़े हुए हो? ऐसे करते हैं कुछ समय के लिए रोक लेते हैं, कुछ समय के लिए कुछ परसेंट रोक लेते हैं, कुछ परसेंट करते हैं। इस तरीके की चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। तो इकोनॉमी पहला चैप्टर शुरू करते हैं हम। इकोनॉमी है क्या आखिरकार? मतलब क्या है? इकोनॉमी का मतलब क्या है? चैप्टर करते हैं शुरू। ठीक है? सबसे पहले चैप्टर पढ़ेंगे हम बेसिक ऑफ इकोनॉमिक। ठीक है? इकोनॉमी अर्थव्यवस्था की सामान्य जानकारी हम इसमें पढ़ेंगे। इकोनॉमी की सामान्य जानकारी के बारे में हम पढ़ेंगे। किसी को कोई दिक्कत आए तो कमेंट कर देना, ठीक है? भूलना मत। तो इकोनॉमी को हम 2 भाग में करके पढ़ेंगे, या 2 भागों में करके जाना जाता है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स। आपने एक टर्म सुना होगा माइक्रोस्कोप, उसमें क्या होता है भाई, छोटे-छोटे से कीटाणु को, छोटी-छोटी चीज़ों को हम ज़ूम करके देखते हैं, ठीक है? तो माइक्रो का क्या मतलब हुआ और मैक्रो का क्या मतलब हुआ, ये समझते हैं। हिंदी में सुनो क्या कहते हैं, समष्टि और व्यष्टि। लेकिन कमाल की बात ये है जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो टर्म हिंदी का पूछा ही नहीं जाएगा। क्या पूछेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स इसी तरीके से लिखा होगा देवनागरी में, और माइक्रो इकोनॉमिक्स इसी तरीके से लिखा होगा देवनागरी। ठीक है? तो अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो इसमें एग्जामिन परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी एज होल, समग्र। समग्र मतलब सबका टोटल मार दो। जैसे मान लीजिए ये एक देश है, ये एक कंट्री है ए, या एक स्टेट है ए, या एक डिस्ट्रिक्ट है ए, या एक सिटी है ए, कुछ भी मान लो जो तुम्हारा मन करे। हम क्या करेंगे कि हम करेंगे कि भाई हमें अलग-अलग मत बताओ कि चावल इतना हुआ, गेहूँ इतना हुआ, टायर इतना हुआ, और टेलीफ़ोन वाला इतना हुआ, ये इतना हुआ, ये इतना हुआ, हमें ऐसा मत बताओ। टोटल मार दो, टोटल बताओ टोटल, हमारे पास भाई के पास टाइम नहीं है, टोटल बता दो कितना होगा, ठीक है? मतलब हम इसमें एग्ज़ामिन करते हैं परफ़ॉर्मेंस, परफ़ॉर्मेंस किसकी? परफ़ॉर्मेंस एंड बिहेवियर, बिहेवियर का मतलब होता है एक तरीके से समझो ट्रेंड, ठीक है? एज़ अ बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी एज़ अ होल, कंप्लीट बताओ क्या है? जैसे मान लीजिए जीडीपी, इस क्षेत्र की जीडीपी बढ़ी या नहीं? एनआई, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, मतलब हमें टोटल बता दो कि पहले जो चीज़ ₹5 की थी, अब वो कितने रुपए की मिल रही है? अब वो ₹10 की मिल रही है, ठीक है? हमें ये बता दो कि भई पिछले साल हमने जो सब चीज़ें बना के कितनी चीज़ें बनाई? 100 बनाई। इस साल कितने जो बनाई हैं चीज़ें उनका मूल्य कितना है भई? 105 है। अच्छा, ठीक है, 5% की ग्रोथ हुई है, 5% जीडीपी ग्रोथ। बात हुई क्लियर? ज़्यादा टेंशन ही नहीं लेनी है, टोटल मार दिया। तो एग्जामिन द परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी एज होल, कंप्लीट के बारे में जो हम बात करते हैं उसको ही बोला जाता है मैक्रो। मैक्रो मतलब होता है संपूर्ण, एक तरीके से पूरा पूरा। उदाहरण के लिए जीडीपी, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, ये जीडीपी क्या है, नेशनल इनकम क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, टेंशन मतलब आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। जैसे अगर पूछा जाए फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स तो किसको बोला जाता है? केन्स जेम केनिन्स, ठीक है? केनिन्स, ठीक है? इनको बोला जाता है फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगला है माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसके हम इसको हिंदी में बोलते हैं व्यष्टि, व्यष्टि, ठीक है? अब हम इसमें क्या बात करेंगे, मान लीजिए ये एक देश है ए, एक देश है ए, मान लीजिए देश नहीं है, तो क्या है फिर वही है? एक सिटी है, सिटी नहीं है, तो क्या है फिर? डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट नहीं है तो कुछ और है, मतलब एक यूनिट है किसी भी चीज़ की, ज्योग्राफिकल एरिया की। अब हम इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे एक फैक्ट्री है, जो क्या बनाती है? टायर। क्या बना ली? क्या पेन बनाती है। यहाँ पे कुछ फैक्ट्री हैं जो पेन बनाती हैं, इस तरीके से कुछ फैक्ट्री है। तो हमें ना टोटल का मत बताओ,
हमें टोटल से मतलब नहीं है, हमें अभी केवल इन जो ये पेन बना रही है ना, इन फैक्ट्री के बारे में बताओ। जो यहाँ एक जो लकड़ी के दरवाजे बनाती है, हमें उसके बारे में मत बताओ। हमें केवल ये पेन वाली फैक्ट्री के बारे में बताओ, क्योंकि मेरी खुद की पेन की फैक्ट्री है। मतलब मेरी नहीं है, मतलब इस तरीके से मान लो यहाँ कोई कह रहा होगा कि भाई मेरी खुद की पेन की फैक्ट्री में पेन की फैक्ट्री है, तो मेरी पेन की फैक्ट्री के बारे में बताओ। यहाँ पे कोई कह रहा होगा मेरे पास टायर की फैक्ट्री है, तो मैं टायर की फैक्ट्री के बारे में पढ़ूंगा। मैं क्यों पढ़ूं दूसरी चीज के बारे में, मैं क्यों समझू दूसरी चीज के बारे में, इस चीज का ट्रेंड बताओ मुझे। ठीक है भाई। तो मतलब फोकस्ड विद विद द एक्शन ऑफ इंडिविजुअल और बिजनेस। व्यक्तिगत किसी भी यूनिट के बारे में स्टडी की जाती है, या इंडिविजुअल फर्म के बारे में हम बात करते हैं कि उसमें डिमांड और सप्लाई किस तरीके से ट्रेंड करता है, तो इसको क्या कहा जाएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है नहीं? ठीक, इसको बोला जाता है डिमांड और सप्लाई के ऊपर स्टडी करते हैं कि हाँ इस समय डिमांड बढ़ेगी घटेगी, इस तरीके की चीजें। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। इन्होंने एक बुक लिखी, द वेल्थ ऑफ नेशन। कई बार एग्जाम में पूछा गया द वेल्थ ऑफ नेशन किसके द्वारा लिखी गई? एडम स्मिथ। एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाता है एडम स्मिथ द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? उसमें 36 तरह की पुस्तक होंगी, जिसमें से एक का नाम होगा द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है। अब देखो एक चीज समझे बात को, हम क्यों पढ़े मैक्रो, हम क्यों पढ़े मैक्रो, क्यों पढ़े माइक्रो? हमारा क्या फायदा है? हमारा क्या फायदा है, हम क्यों पढ़े? ठीक है, अभी पता चलता है क्या फायदा है। समझो बात को। तो एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको, टेंशन मत लीजिए। पहली क्लास है तो जल्दी जल्दी नहीं पढ़ाया जाएगा, आराम आराम से पढ़ाया जाएगा बिल्कुल। मान लीजिए यहाँ पे एक पर्सन है ए, यहाँ पे एक पर्सन है बी। इसका लेना देना है मैक्रो इकोनॉमिक्स से, इसका लेना देना है माइक्रो इकोनॉमिक्स से। ठीक है, इसकी अपनी एक फैक्ट्री है, रबर फैक्ट्री। ठीक है, ये है, ये भाई इन्वेस्ट करता है। इसने देखा कि भाई जीडीपी जो है वो गिर रही है, जीडीपी गिर रही है, और आने वाले सालों में बहुत ज्यादा गिर जाएगी, मतलब शेयर मार्केट गिरेगा। और लेकिन अभी ठीक ठाक चल रहा है, तो ये क्या काम करेगा? अपने शेयर बेचेगा और जाके क्या खरीद लेगा? गोल्ड खरीद लेगा। शेयर मार्केट गिरेगा लेकिन गोल्ड गोल्ड के प्राइस स्टेबल रहेंगे, कुछ हद तक कुछ परसेंट गिरेंगे, लेकिन कुछ समय बाद फिर बढ़ जाएगा गोल्ड। ठीक है, जैसी मार्केट स्टेबल होनी शुरू हो जाएगी, तो अपने शेयर बेचेगा, क्या खरीद लेगा? गोल्ड खरीद लेगा। तो ये कॉन्सेप्ट किसका हुआ? मैक्रो इकोनॉमिक्स वाले के लिए काम आ जाएगा। दूसरा हुआ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये कैसे? मान लीजिए इसका रबर का प्लांट है। ठीक है, रबर का प्लांट है, तो ये इसमें ट्रेंड इसने देखा कि भाई देखो जुलाई के महीने में जो है, जुलाई के महीने में जो है वो टायर टायर लोग ज्यादा खरीदते हैं, या गाड़ियां ज्यादा टायर खाती हैं, जिसकी वजह से टायर की जो बिक्री है वो बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। तो इस वजह से ये जो अपनी फैक्ट्री का मेंटेनेंस करके चलेगा, जो मशीनरी करके चलेगा, या जो कुछ भी करना है, वो अपना फरवरी मार्च तक कंप्लीट कर लेगा कि भाई फरवरी मार्च तक मैं कंप्लीट कर लूंगा, उसके बाद प्रोडक्शन करूंगा 2 महीने, फिर दबा के उसको बेचूंगा। ये नहीं पसंद कि इन 2 महीनों में कोई भी मशीन खराब हो या कुछ हो, तो इस तरीके से ये काम करेगा, किसके लिए? इस मैक्रो वाले के लिए। ठीक, तो बिजनेस चलते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो मैक्रो, माइक्रो, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है क्या नहीं होता, ये हमने समझ लिया। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत की बात? माइक्रो में किसके बारे में बात की जाती है? इंडिविजुअल बिजनेस के बारे में बात की जाती है, या इंडिविजुअल फर्म के बारे में बात की जाती है। वहीं मैक्रो में किसके बारे में की जाती है? ओवरऑल या एज अ होल की बात की जाती है। अब देखते हैं, अब हम देखते हैं कि भाई इकोनॉमी में हमने पहले तो ये देख लिया, अब दूसरी बात जो हमें इकोनॉमी में देखनी है वो देखना है इकोनॉमी का बिहेवियर। बिहेवियर, बिहेवियर कैसे देखोगे भाई? बिहेवियर देखने के लिए क्या करोगे? बिहेवियर देखने के लिए ये करोगे, देखो एक समय था जिस समय दास प्रथा थी, मतलब कुछ इंसानों को बंधुआ मजदूरी की तरह रख लेते थे, उनको पकड़ के रख लिया कि हाँ भाई तुम खेती बाड़ी करो, ये करो वो करो, तुमको 2 टाइम खाने का दे दिया जाएगा, और जब बुढ़ापे आएगा तो मार दिया जाएगा और जमीन में दफना दिया जाएगा। इस तरीके की चीज। लोग इस चीज से उबने लगे कि भाई एक बार बताओ, खेती हम करें, किसानी हम करें, सब कुछ हम करें, मुनाफा तुम ले जाओ, और तुम कुछ खेत में करते नहीं, केवल इस वजह से कि तुम कह देते हो कि ये जमीनें तुम्हारी है, ये बिजनेस तुम्हारे हैं। फिर लोगों के विचार आपस में बंटने लगे। तो
इसी विचारों ने ही क्या काम करा, न्यू आइडियोलॉजी लेके आए, न्यू या नई आइडियोलॉजी सामने आने लगी, इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, जैसे कैपिटलिस्ट पूंजीवाद, सोशलिस्ट समाजवाद, मिक्स्ड मिश्रित। देखो, नाम क्या है, कैपिटलिस्ट पूंजीवाद। कैपिटल मतलब एक तरीके से धन समझो, तो सबसे ज्यादा ध्यान किस पे दिया जाएगा भाई, आपका पूंजी पर, कैपिटल पे। दूसरा है सोशलिस्ट, सोशलिस्ट शब्द किससे लिखा होगा, सोसाइटी से, तो सबसे ज्यादा ध्यान किस पे दिया जाएगा, समाज पर। अगला है मिश्रित, मिक्स्ड। मिक्स्ड का मतलब यह है कि भाई दोनों बराबर है, दोनों आंखें बराबर। हम ये नहीं कहेंगे कि दाई आंख बराबर है, ना हम ये कहेंगे कि बाई आंख बराबर है। ठीक है, दोनों आंखें भाई बराबर। ठीक है, तो अब क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी या वर्गीकरण हम जो करते हैं, इकोनॉमी का वर्गीकरण जो करा है हमने, 3 भागों में कर दिया, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट या मिक्स्ड। ठीक है, सबसे पहले जो पैर पसारे या कहा जाए जो सबसे मजबूत शुरू में रहा, वो क्या रहा, कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट। ठीक है, चलो समझ लें। चलो पहले ब्लैंक पेपर पे आपको समझा देते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत करोगे कि ओनरशिप क्या, ये क्या, वो क्या। कैपिटलिस्ट। ठीक है, इसको बोला जाता है पूंजीवाद। सबसे बड़ी बात पूंजी, कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, वो वाला गाना यहाँ आके बिल्कुल फिट बैठता है। कैसे, ये कहेंगे कि भी हमारा मतलब है पैसे से। ठीक है, और पैसा है हमारा, मतलब कंट्रोल करेंगे केवल कुछ लोग। कुछ लोग पैसा को कंट्रोल करेंगे, वही क्या करेंगे, प्रोडक्शन करवाएंगे। ठीक है, पैसा उनका, सब कुछ उनका, तो वो किस चीज पे ध्यान देंगे, डिमांड पर। अगर डिमांड आए किसकी, टबैको, कि भैया तम्बाकू चाहिए, तो कहेंगे भाई लगाओ प्रोडक्शन, प्लांट लगाओ, तम्बाकू के बड़े बड़े प्लांट हम बेचेंगे। अगर डिमांड आए, किसी भी चीज की डिमांड आ रही है, ए टू जेड, चाहे वो गुड है और बैड है, अच्छा है या बड़ा, अच्छा है या बुरा है, तो भाई उसका प्रोडक्शन करो, हमें कमाना है केवल पैसा, हमें अच्छे बुरे से कोई मतलब नहीं। इसको कहा गया पूंजीवाद। अगला सोशलिस्ट। इन्होंने कहा कि भाई अच्छे बुरे से मतलब क्यों नहीं है, बुरा बुरा होता है, अच्छा अच्छा होता है, हम बुरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे, अच्छी चीज की बात करो। उन्होंने कहा भाई, जैसे उन्होंने बोला, भाई आप तंबाकू का उत्पादन क्यों कर रहे हो, आप मेडिसिन का उत्पादन करो, आप फूड ग्रेन्स की ओर ध्यान दो। ठीक है, जो पुअर हैं उनकी ओर ध्यान दो, अच्छा करो उनके लिए भी। ठीक है, कहने का मतलब ये है, इन्होंने कहा कि भाई अब डिमांड जो है कि भाई कि हमें तम्बाकू चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, खत्म, ये डिसाइड करेंगे हम, डिमांड बताएंगे हम कि डिमांड है किस चीज की। ठीक है, डिमांड बताएंगे हम क्या करेंगे, निर्माण एक ऐसे समाज का जहां पे सब क्या हो, इक्वल हो, सब क्या हो, इस तरीके की चीजें उन्होंने करनी शुरू करी। हमें इकोनॉमिक के हिसाब से देखना है, ठीक है, फिलोसफी के हिसाब से नहीं देखना है, तो चीजों को समझते हैं, यहीं रखते हैं। पूंजीवाद, समाजवाद, मिश्रित। मिश्रित में उन्होंने कहा कि भाई दोनों को संग चलने दो, जिसको जैसा कंट्रोल करना होगा हम करने शुरू कर देंगे। तम्बाकू ज्यादा बनाओगे बनाओ, हम टैक्स लगा देंगे। ठीक है, 100 रुपए का तम्बाकू, 30 रुपए हमें दो, उसमें से हम 30 रुपए टैक्स लगा दे रहे हैं, तुम 100 रुपए कमाते, तो उस 30 रुपए को हम गरीब लोगों पे खर्च कर देंगे। ठीक, या ऐसी जगह खर्च कर देंगे जिससे अच्छे या वेलफेयर स्टेट का निर्माण हो। ठीक है, तो अगर कैपिटलिस्ट में देखें, ऑनरशिप या कहा जाए जो मालिकाना हक होता है, वो किसका होता है, प्राइवेट, जिसका जो है वो उसका है। ठीक है, जैसे समुद्र में जिसको जो मिला वो उसका, वैसे ही यहाँ भी जो इसका, जो जिसका है वो उसी का है, जो खेत जिसका है वो उसका है, बात खत्म, उसको वो जैसे चलाए। ठीक, समाजवाद में नहीं, सब कुछ जनता का है, और जनता सुनती है किसको, गवर्नमेंट को, तो सब कुछ किसका, गवर्नमेंट का है। समाजवाद, सोशलिस्ट। मिश्रित में भाई उन्होंने कहा कि भाई देखो, कुछ हिस्सा पब्लिक का है, कुछ हिस्सा प्राइवेट का है। ठीक है, ठीक, जैसे प्राइवेट में आप देखो, मान लीजिए अमेरिकन कंपनी है, उन्होंने बहुत बड़ी लैंड ले रखी है, बहुत बड़ी लैंड उनकी है, तो वो उन्हीं की है, सरकार की कभी नहीं हो सकती। ठीक है, या सरकार को खरीदनी पड़ेगी उनसे। उसी तरीके समाजवाद में भाई, लोगों, कहा जाए किसी फैक्ट्री का कुछ नहीं है, प्राइवेट लोगों का कुछ नहीं है, यहाँ पे सब किसका है, जनता का है।
कोई ये नहीं कह सकता कि ये होटल केवल मेरा है, मैं जिसको चाहो उसको एंट्री दूँ, ऐसा नहीं, सब कुछ किसका है? जनता का है। मिश्रित में उन्होंने कहा कि भई देखो कुछ चीज़ें जनता की हैं, कुछ चीज़ें प्राइवेट हैं। जैसे टाटा, ठीक है? टाटा आप उसे गवर्नमेंट नहीं कह सकते, वो प्राइवेट है। वहीं आप देखो पीएसयू, पब्लिक सेक्टर यूनिट, ठीक है? पब्लिक सेक्टर यूनिट जैसे जो कोयला वगैरह जो निकालते हैं, कुछ पब्लिक सेक्टर यूनिट हैं, जैसे पहले एलआईसी थी, अब तो नहीं है। तो ये पब्लिक सेक्टर यूनिट हुई, तो उन्होंने कहा कि भई ये किसकी है? ये यहाँ के लोगों की है, यहाँ की जनता की है। तो मिश्रित में क्या हम बात करेंगे? दोनों की बात करेंगे। दोनों का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य मतलब मोटिव क्या है? भाई कोई भी काम करते हो तो उसके पीछे एक मोटिव होता है कि मुझे ये चाहिए ये या ये नहीं चाहिए। तो अगर हम देखें मोटिव की बात करें तो पूंजीवाद में जो उनका मोटिव है वो केवल एक ही मोटिव है, वो है प्रॉफिट, लाभ। भाई पैसा मुनाफा चाहिए। समाजवाद में सोशल वेलफेयर, कि भाई जो गरीब है वो और गरीब ना हो, सब बराबर आ सके। और मिश्रित में दोनों, कि भाई जो प्राइवेट है वो अपना प्रॉफिट कमाए, और जो पब्लिक है, पब्लिक वो क्या करे उस पे, जो पब्लिक है, जो पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर क्या करे? अपना प्रॉफिट कमाए, ठीक है? और जो सरकार है वो प्राइवेट सेक्टर पे क्या लगाए? टैक्स लगाए, और इस टैक्स को कहाँ खर्च किया जाए? जैसे फूड सब्सिडी देने में, ठीक है? गरीब कल्याण मिशन में, इस तरीके की चीजों में, ठीक। पूंजीवाद में सरकार का रोल कोई रोल नहीं, भाई जिस चीज की डिमांड आएगी वो चीज उगाएंगे, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। उसी तरीके से समाजवाद में कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट, मतलब सरकार बताएगी कि अगर सुई, सरकार कहेगी कि सुई का उत्पादन करो तो सुई का होगा, सरकार कहेगी नहीं होना है तो नहीं होगा। और मिश्रित में दोनों है, ठीक है? मान लीजिए सब चीज प्राइवेट बना रही है, ट्रैक्टर हुआ आपका, और बड़ी बड़ी गाड़ियां हुई, जैसे टाटा हुआ, दूसरी चीजें हुई, रिलायंस है, वो भी सब कुछ देख रहा है। लेकिन लिमिटेड रोल कैसे हुआ? लिमिटेड रोल ऐसे हुआ, जैसे मान लीजिए मेडिसिन गरीब लोगों तक नहीं पहुंच रही, तो वो कौन? जेनरिक मेडिसिन, सरकार ने एक पीएसयू बनाई, पीएसयू क्या बनाएगी? जेनरिक मेडिसिन बनाई। तो सरकार का लिमिटेड रोल है, या सरकार रेगुलेट कर सकती है। अगला है इनकम डिस्ट्रीब्यूटिव, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? तो कैपिटलिस्ट में अनइक्वल, असमान, ठीक है? असमान मतलब जिसकी फैक्ट्री मुनाफा उसका। समाजवाद में इक्वल, भाई जो भी मुनाफा आएगा वो सब में बांट दिया जाएगा, भाई इसको उतना, इसको उतना, इसको उतना, जिसके जिसने जितना काम किया उसके हिसाब से उसको बांट दिया जाएगा। मिश्रित में लेस इक्वल, ठीक है? कुछ चीजें सब में बराबर नहीं बांटी जाएंगी, जैसे मान लीजिए टैक्स का पैसा आया, अब एक जो कमाई ही 10 करोड़ रुपए महीना रहा है, वो कहे कि भाई मेरे को भी ये सुविधा चाहिए, तो उसको नहीं मिल सकती। हो सकता है कुछ स्कीम जो केवल गरीब लोगों के लिए आती है, जैसे पक्का मकान, भई आपके पास ये क्राइटेरिया होना चाहिए, आपके पास ये गाड़ी नहीं होनी चाहिए, आपके पास वो नहीं होना चाहिए, तो आपको 5 लाख या इतना इतना पैसा मिलेगा पक्का मकान बनाने के लिए। इस तरीके की चीज़ है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। अगला हम देखते हैं फ्रीडम। कैपिटलिस्ट में कंप्लीट फ्रीडम, जो मन करे उगाओ, जो मन करे वो बेचो, जो मन करे वो करो, ठीक है? समाजवाद में लेस ऑफ फ्रीडम या लैक ऑफ फ्रीडम, आज़ादी थोड़ी कम दे रखी है कि भई हम बताएँगे क्या करना है, क्या नहीं करना। मिश्रित में लिमिटेड आज़ादी दे रखी है कि भई आप अपना बिज़नेस खुद से चाहो जैसा चाहो वैसा चलाओ, लेकिन हम क्या बना देंगे? रेगुलेशन बना देंगे। आपको इस हिसाब से थोड़ा चलाना होगा। इसका आप वायलेशन नहीं कर सकते। उसी तरीके से हम देखें, अगर एग्ज़ाम्पल देखें कैपिटलिस्ट में यूएसए, समाजवाद में यूएसएसआर, मिश्रित में इंडिया, ठीक है? तो ये करा हमने, वर्गीकरण करा, ठीक? तो पूंजीवाद, समाजवाद, मिश्रित आपको समझ में आ गई? ये तीनों बातें समझ में आ गई? ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं हमारा क्या है। तो देखो, समझो बात को। अब ये है टॉपिक थोड़ा-सा समझने लायक, समझो उसको। अब हमने शुरुआत में हमारा झुकाव किसकी तरफ था? समाजवाद की तरफ था। मतलब सब कुछ हम रेगुलेट कर रहे थे कि क्या किस चीज़ का प्रोडक्शन होना है, किस चीज़ का प्रोडक्शन नहीं होना है। ठीक है? कि मान लीजिए, ये लगा लीजिए, अगर आपको एक रेस्टोरेंट भी खोलना है तो उसके लिए 36 लाइसेंस चाहिए। ठीक? आपको अगर कोई भी चीज़ चाहिए तो आपको उसके लिए लाइसेंस चाहिए, मतलब परमिशन चाहिए सरकार की।
तो हमारे यहाँ ये चीज़ बहुत आने लगी कि परमिशन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो जिस कारण जो सरकारी या कहा जाए तो गवर्नमेंट फैक्ट्रियाँ थीं या पीएसयू थीं, वो भी इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे कि अगर किसी को एक टीवी लेना है, एक साइकिल लेनी है, तो उसको इंतज़ार करना तो पड़ता था, 10 महीने इंतज़ार करना पड़ता था, 20 दिन इंतज़ार करना पड़ता था। एक होटल खोलना है तो दफ्तरों के ही चक्कर काटते रह जाता था इंसान। इससे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, कहीं न कहीं इकोनॉमी पे भी प्रभाव पड़ा, जिसकी वज़ह से क्या हुआ कि हमारे पास डॉलर कम होने लगा। डॉलर कम होने लगा, कम होने लगा, क्या मतलब हुआ इस बात का? कम होने लगा मतलब इसका ये हुआ, देखो 2 चीज़ें होती हैं। आपके पास है रुपया, अगले के पास है डॉलर, आपने उसको सामान बेचा, इसके पास गया क्या? सामान गया, इसने आपको डॉलर दिया। ठीक है? इस डॉलर से आपने कुछ मँगाया, बाहर से अगर आपको कुछ मँगाना है, तो आप कैसे मँगाओगे? डॉलर से मँगाओगे, वहाँ रुपया नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो रिज़र्व था, फ़ॉरेन रिज़र्व था, उसकी हालत हो गई थी बहुत ज़्यादा खराब। ठीक है? 7 दिन का फ़ॉरेन रिज़र्व बचा था। 7 दिन का फ़ॉरेन रिज़र्व बचा था। हम गए आईएमएफ के पास कि भई हमें कुछ पैसा दे दो। आईएमएफ ने कहा कि हम तुम्हें पैसा देंगे, लेकिन पैसा तो देंगे लेकिन साथ ही साथ हमारी कुछ शर्तें हैं। शर्तें हैं जिनको आपको पूरा करना पड़ेगा। वही शर्तें हैं क्या? ये एलपीजी। तो 1991 में हमने पॉलिसी अडॉप्ट करी एलपीजी, ठीक है? किस चीज़ में सुधार करने के लिए? हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में सुधार करने के लिए, बीओपी में सुधार करने के लिए, ठीक है? क्योंकि हमारा बीओपी बहुत मुश्किल हालात से गुज़र रहा था, हमारे पास डॉलर बहुत कम हो गया था, बहुत कम हो गया था, तो हमने क्या काम करा, गोल्ड लिया, गोल्ड को गिरवी रखा, फिर उससे जाके डॉलर लेके आए। तो हमने 3 चीज़ें अडॉप्ट करी 1991 के बाद, उसको बोला जाता है इकोनॉमिक रिफॉर्म, ठीक है? इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो हमने किस पॉलिसी को फॉलो करा? एलपीजी, ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है, कभी वो समझ जाओ, ठीक है? एलपीजी, एल फॉर लिबरलाइजेशन जिसको हिंदी में उदारीकरण बोलते हैं, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन जिसको हिंदी में निजीकरण बोलते हैं, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन जिसको वैश्वीकरण बोलते हैं। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एक-एक करके समझते हैं। सबसे पहले लिबरलाइजेशन क्या है? ठीक है? देखो, सबसे पहले 1991 से पहले चलता था लाइसेंस राज, मतलब आपको अगर एक होटल खरीदना है या होटल चलाना है, तो आपको 36 तरह के लाइसेंस चाहिए थे, ठीक है? आपको एक सोचो होटल के लिए इतना है तो फैक्ट्री में क्या हाल हो जाएगा? फैक्ट्री के लिए इतना है तो किस तरीके का रेगुलेशन होगा, किस तरीके का लॉ होगा, बहुत ज़्यादा मिक्स्ड या कहा जाए बहुत ज़्यादा हार्ड था ये चीज़ें, बहुत मुश्किल थी। तो आईएमएफ बोला पहले तो इस लाइसेंस में सुधार करो, ये 36 चाहिए इसको कम करो, फैक्ट्रियों को आने दो, ठीक है? आप क्या काम करो, ये लाइसेंस राज कम करो। ये नहीं कि हर हर चीज़ में पेपर ही पेपर माँगते रहो, ये फाइल, वो फाइल, नहीं। इन सबको पेपर वर्क को थोड़ा आप अपना कम करो। लाइसेंस राज को थोड़ा कम करो, थोड़ा सुधार करो इसमें, अपनी लाइसेंस पॉलिसी में थोड़ा सुधार करो। मौका दो, एटलीस्ट मौका तो दो लोगों को कि वो अपना व्यापार कर सकें। उन्होंने कहा ठीक है। तो लिबरलाइजेशन का मतलब हुआ। अगला है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये हुआ 1991 से पहले सब चीज़ें कौन ऑन करते थे? गवर्नमेंट ऑन करती थी। ठीक है? गवर्नमेंट क्या चलाती थी? पीएसयू। टीवी बनाना है तो कौन बनाएगा? गवर्नमेंट बनाएगी। फ्रिज बनाना है तो कौन बनाएगा? गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है? राइफ़ल बनानी है तो कौन बनाएगा? गवर्नमेंट बनाएगी। तो भई इसका काम क्या है? ये अपनी सरकार चलाएगी, ये इन सब चीज़ों को बनाएगी, जिसकी वजह से ये पीएसयू जो है था इसमें भी राजनीतिकरण हो गया इसका भी और इनका भी बेड़ा गर्क होना शुरू हो गया। मतलब एक तरीके से मुनाफ़ा बहुत कम करना शुरू करा, बहुत ज़्यादा पीएसयू जो थे वो घाटे में चलना शुरू हुए। उन्होंने बोला कि एक आप काम करो, ये टीवी बनाने का काम आप मत करो, किसी कंपनी को दो। आपके पास जो कंपनी है टीवी बनाने वाली इसको बेचो या इसमें से अपना शेयर कम करो। जो आप ये 90% शेयर लेके बैठे हो इसको 50 पे लेके आओ, 70 पे लेके आओ, 40 पे लेके आओ, इस तरीके की चीज़ें करो। तो प्राइवेटाइज़ेशन का मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी होल्डिंग कम करेगी। ठीक है? प्राइवेटाइज़ेशन भी समझ में आ गया।
अगला है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि भाई देखिए, आपने अपनी इकोनॉमी कर रखी है बंद। बंद करने का मतलब ये है कि कोई कंपनी आई आपके यहाँ कि भैया हमें आपके यहाँ ये कंपनी लगानी है, आपने उसको 36 तरह की चीजें गिना दी। आप उसको अपने यहाँ आने ही नहीं दे रहे, खुलने ही नहीं दे रहे कि नहीं ये हमारे यहाँ की मार्केट खा जाएगी, हमारे यहाँ के पीएसयू को नुकसान हो जाएगा। ये चीज क्या कर रहे हो आप? अब ऐसा मत करो। तो उन्होंने कहा कि क्या करें? तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, अपनी इकोनॉमी को खोलो, आप अपना सामान भी विदेश भेजो, विदेशी फैक्ट्रियों को भी यहाँ आने दो, जिससे यहाँ वो फैक्ट्री बनाएगी, टेक्नोलॉजी लेके आएगी, टेक्नोलॉजी लेके आएगी, सामान जल्दी जल्दी बनेगा और वहां जाके बिकेगा। ठीक है, समझो, उदाहरण दिया जाए इसका ग्लोबलाइजेशन का। मान लीजिए ये एक क्षेत्र है जहाँ एक फैक्ट्री है, जहाँ क्या बनते हैं, कपड़े बनते हैं, जहाँ पे आज भी कोई धागे को हाथ से काट रहा है और फिर उसको मशीन में लगा रहा है, फिर उसको बना रहा है, तो वो दिन की 2 सेट बना रहा है। आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, आपको ज़्यादातर इस तरीके से काम करना पड़ रहा है। अब मान लीजिए यूएसए की एक कंपनी है, वो आई इस क्षेत्र में, उसने फार्मर से कहा कि भाई आप कॉटन मुझे बेचो, उसने फैक्ट्री लगाई। अब वो दिन की 20,000 शर्ट बना रहा है और जिसमें से वो 5,000 20,000 बना रहा है, जिसमें 5,000 यहाँ बेच रहा है, बाकी की किसी देश में बेच रहा है, किसी देश में बेच रहा है, किसी देश में बेच रहा है। तो ये हुआ ग्लोबलाइजेशन का मतलब। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। तो हमने देख लिया एलपीजी रिफॉर्म के बारे में भी हमने पढ़ लिया। अगला देखते हैं हम सेक्टर इन इकोनॉमी, इकोनॉमिक क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। क्षेत्र क्या मतलब हुआ भाई? समझो तो, दो तरह की चीजें हैं। ये क्षेत्र जो है, हमने उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, सेक्टर इन इकोनॉमिक क्षेत्र को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो प्राइमरी कौन सा हुआ, सेकेंडरी कौन सा हुआ, टर्सरी कौन सा हुआ? समझो, एक एग्जाम्पल समझ लें, एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है भैया, ए है फार्मर, ठीक है, बी है कंपनी वाला, सी है होटल वाला। ये है होटल, ये है फैक्ट्री, ये है फार्मर। फार्मर ने क्या, गन्ना उगाया। ये गन्ने को इसने कहाँ जाके बेचा? फैक्ट्री में जाके बेचा। फैक्ट्री वाले ने इसकी चीनी बनाई। ठीक है, उस फैक्ट्री वाले ने चीनी किसको बेची? इस होटल वाले को बेची। और होटल वाले ने इसको चीनी में मिलाया, सब कुछ करा, और वेटर ने जाकर एक जने को पिलाई और 10 रुपए कमाए। ठीक है, 2 चम्मच चीनी से 10 रुपए कमा लिए। ठीक है, तो शुरुआत कहानी कहाँ से हुई? शुरुआत हुई इस गन्ने से। किसान ने गन्ना उगाया, गन्ने की चीनी बनी, चीनी से चाय बनी और चाय को किसी ने पिया। ठीक है, चाय को किसी ने पिया। अब क्या क्या हिसाब हो गया यहाँ पे? कुछ समझ में आया? समझो बात को। जैसे किसान ने जब इस गन्ने को उगाया, तो ये इकोनॉमी का कौन सा क्षेत्र हुआ? इसको बोला गया प्राइमरी। ठीक है, इस गन्ने से चीनी बनी, इसको क्या बोला गया? सेकेंडरी। मतलब ये गन्ना क्या है? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल। इस रॉ मटेरियल से क्या बना? प्रोडक्ट, एक उत्पाद बना। उस उत्पाद का नाम है चीनी। ये चीनी होटल में गई, होटल में इसकी क्या बनी? चाय बनी। चाय को वेटर लेके गया, वेटर ने इसको दिया, तो मतलब एक तरीके से सर्विस दी, सर्विस दी। तो सर्विस वाला क्षेत्र क्या कहलाया? टर्सरी। ठीक, प्राइमरी सेक्टर मतलब जहां पे रॉ मटेरियल बनना है। सेकेंडरी सेक्टर जहां पे मैन्युफैक्चर, मतलब उसको रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर दिया जा रहा है प्रोडक्ट में। अगला है टर्सरी सेक्टर, जिसमें जिसमें क्या प्रोवाइड की जा रही है? सर्विस दी जा रही है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। कोई बात, कोई दिक्कत? नहीं। चलो आगे शुरू करें। अब इनको एक एक करके समझते तो इनमें कौन कौन सी एक्टिविटी आती हैं। जैसा अगर आपसे पूछा जाए माइनिंग, शायद इस बार यूपीएससी में था किसी क्वेश्चन में, ये जाने 2024 में था। ठीक है, हाल फिलहाल में पूछा गया था माइनिंग। ये बताइए आप, ये प्राइमरी में आता है, सेकेंडरी में आता है, टर्सरी में आता है? किस क्षेत्र में आता है माइनिंग? प्राइमरी,
सेकेंडरी, टर्सरी, आगे आता किस क्षेत्र में देखते हैं। तो अब हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्राइमरी से, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सेकेंडरी, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर हम पढ़ेंगे। अगर हम प्राइमरी सेक्टर के बारे में बात की जाए तो थोड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं। डायरेक्टली डिपेंड ऑन एनवायरनमेंट आल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है। प्रकृति पर, प्रकृति पर डायरेक्ट ये करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है। इस बात को हम थोड़ी देर में समझेंगे कि कैसे। ठीक है। ये प्रकृति पर निर्भर किस तरीके से करता है प्राइमरी सेक्टर। ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन एनवायरनमेंट आल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है। समझो किसी ने गेहूं उगाया, किसी ने चावल उगाया, इस तरीके की चीजें एक्टिविटी। तो प्राइमरी एक्टिविटी में क्या क्या आता है आपका? एग्रीकल्चर, किसानी, फिशिंग, मत्स्य। लिखते भी रहो नहीं तो आपको हो गए। सर ने तो कहा था दोनों उसमें, अब ये इंग्लिश इंग्लिश में बताए जा रहे हैं। हंटिंग, शिकार। ठीक है। फॉरेस्ट्री, वन जो लगाते हैं। माइनिंग, माइनिंग। ठीक है। माइनिंग को तो इंग्लिश में भी माइनिंग ही बोल देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी आती है माइनिंग से, तो आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत थोड़ी आई है यहाँ पे। ठीक है। तो प्राइमरी एक्टिविटी क्या क्या रही? एग्रीकल्चर, फिशिंग, हंटिंग, फॉरेस्ट्री और माइनिंग। अगला है सेकेंडरी, ऑल्सो कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इसको क्या कहा गया? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहा गया। सेकेंडरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किया गया। मतलब जो भी हमें प्राइमरी सेक्टर से मिला है, रॉ मटेरियल मिला है, जैसे आपने फिशिंग, फिशिंग मत्स्य, आपने मछली पकड़ी। ठीक है। मछली पकड़ी। अब, या इससे भी आसान समझ लो, कभी कुछ बच्चे ऑफेंड हो जाए, भाई हम नॉन वेज नहीं खाते, आपने उदाहरण मछली का कैसे दे दिया, तो कुछ और समझ लेते हैं, क्यों टेंशन ले रहा हूँ। एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में आपने क्या काम करा? कॉटन, कॉटन दी, रॉ मटेरियल, कॉटन का प्रोडक्शन करा। ठीक है। अब कॉटन को आपने हमें वही दिया, हम सेकेंडरी सेक्टर वाले, मतलब हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाले। हमने उसमें क्या करा? वैल्यू एडिशन करा, नेचुरल रिसोर्स एड टू वेल एड टू ने add value to natural resource by transporting raw material into valuable product। हमने क्या काम करा? इसमें वैल्यू ऐड कर दी, वैल्यू या वैल्यू एडिशन कर दिया। कैसे कर दिया? हमने इस कॉटन के क्या बना दी? शर्ट बना दी। शर्ट बना दी। ठीक है। शर्ट बना दी। अब ये शर्ट को कैसे बना दी? अब ये बिकेगी 200 में, 300 में, 400 में। तो सेकेंडरी सेक्टर में कौन कौन सी क्षेत्र आने लगे? मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग। जैसे भैया आपने आलू दिया, हमने चिप्स बना के बेच दिया। ठीक है। आपने हमें सीमेंट दिया, हमने बिल्डिंग बना डाली। ठीक है। आपने हमें लोहा दिया, हमने उसको बिल्डिंग में लगा दिया। जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क, बिल्डिंग, प्रोसेसिंग यूनिट और मैन्युफैक्चरिंग एग्जाम, ये सब एग्जाम्पल हुए किसके? सेकेंडरी सेक्टर के। अब देखते हैं टर्सरी सेक्टर क्या क्या है। आपने मान लीजिए शर्ट दी, अब वो शर्ट बिक नहीं रही, आपने क्या काम करा? उसको किसी एक्टर को पहनाई, एक्टर ने पहनी, अब उसकी एड आ रही है टीवी पे, लोग उस एड को देख रहे हैं, ओ माय गॉड, ओहो इस एड को तो पहनते सिक्स पैक दिखने लग जाएंगे। ठीक। तो उसने उसमें क्या काम करा? सर्विस ऐड कर दी। ठीक है। इज नोन एज सर्विस सेक्टर। उस एक्टर ने क्या काम करा है? उस एक्टर ने केवल शर्ट पहन के तो जनता को दिखा दी कि हाँ भाई हमने भी वाली शर्ट पहनी है तो तुम भी पहनो, उसने बस यही तो कहा है। ठीक है। तो वैल्यू एडिशन नहीं हुआ है कुछ, बस उसने क्या काम करा? एक सर्विस दी है। जैसे एडवर्टीजमेंट, जैसे रिटेल, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, जैसे टीचिंग। टीचिंग, ट्रांसपोर्टेशन, रिटेल, एडवर्टीजमेंट, इस तरीके की चीजें। ठीक। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। ठीक। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर हम समझ गए। अगर आपसे पूछा जाए टीचिंग किस सेक्टर को बिलोंग करती है, तो टर्सरी सेक्टर को। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, टर्सरी सेक्टर को। ठीक। जो वेटर आपके लिए चाय लेके आता है, जो सर्विस देता है, वो कैसे सेक्टर को? टर्सरी सेक्टर को। ठीक है। जो चीनी है वो कैसे? सेकेंडरी सेक्टर को। जो शर्ट है वो क्या? सेकेंडरी सेक्टर। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेकेंडरी सेक्टर को। ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है।
ठीक है? जैसे अब हम देखते हैं 2 चीज़ के बारे में समझ लें, नोट लगा के लिखो। इंटेंजिबल इन नेचर और टेंजिबल इन नेचर, ठीक है? जो ये सर्विस सेक्टर है या टर्शियरी सेक्टर, ये मेनली इंटेंजिबल इन नेचर होता है, मतलब व्हिच कांट बी टच, अमूर्त, ठीक है? इंटेंजिबल को बोला जाता है अमूर्त और टेंजिबल को बोला जाता है मूर्त। तो इंटेंजिबल का मतलब ये होता है कि जिसको हम टच नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए क्या हुआ, अगर आप फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हो तो वो एक सर्विस ही तो है, तो आप इसको टच कर पा रहे हो क्या आवाज़ को? नहीं। मतलब आपको एक अनुभूति हुई है कि हाँ भाई, कोई चीज़ मेरे को मिली है बस। आपको किसी ने घर तक छोड़ दिया, ₹10 किराया ले लिया। अब ऐसा थोड़ी टुक-टुक आपका नाम हो गया, ना? भाई उसने आपको घर तक छोड़ा, बस बात खत्म हो गई। वो कैसी है, एक इंटेंजिबल सर्विस है, ठीक है? जिसको आप टच नहीं कर सकते। दूसरी है टेंजिबल, मतलब फिजिकल, जिसको आप टच कर सकते हो। मान लीजिए आप दुकान पे गए, आपने ब्रेड खरीदा, तो भाई ब्रेड आपके पास है। एग खरीदा, एग आपके पास है। आपने फिश खरीदी, फिश आपके पास है। ठीक है? टेंजिबल और इंटेंजिबल। उसी तरीके से टेंजिबल गुड्स होते हैं, कुछ इंटेंजिबल गुड्स होते हैं। ठीक है? टेंजिबल गुड्स होते हैं जिनको आप छू के भाई एहसास कर सकते हो, इंटेंजिबल जिनको आप छू नहीं सकते। ठीक है? जैसे इंटेंजिबल गुड्स के लिए, जैसे झूले में गए, झुलाया उसने कुछ देर, फिर उतार दिया। इंटेंजिबल गुड्स का उदाहरण हुआ झूला। टेंजिबल का हुआ कि भाई मान लीजिए आप दुकान पे गए, आपने शर्ट ली, क्या वो मजा आ गया, तो वो क्या हुआ, टेंजिबल। ठीक है? अब वो एक बात और समझ में आती है कि इन प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में कितने लोग काम करते हैं, सेकेंडरी में कितने लोग काम करते हैं, टर्शियरी में कितने लोग काम करते हैं, और यहाँ पे मुनाफा कितने परसेंट तक रहता है, और यहाँ पे मुनाफा कितने परसेंट तक रहता है, यहाँ पे मुनाफा कितने परसेंट तक रहता है। चलो समझ लेते हैं, छोटी सी बात है। ठीक है? अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करें, सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, टर्शियरी सेक्टर की बात करें, जीडीपी में अगर इनके पार्टिसिपेशन की बात करी जाए, मतलब जीडीपी का मतलब आसान भाषा में समझ लो, ये एक कंट्री है ए, इसमें मान लो ₹100 के क्या बन रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस। ₹100 की क्या है, गुड्स एंड सर्विस है, तो इसकी जीडीपी कितनी हुई, ₹100 हुई, एक कंट्री की। कोई दिक्कत नहीं आता, क्योंकि इसके पास गुड्स और सर्विस कितनी है, ₹100, 100। ठीक है? तो अगर हम 100 को देखें तो जीडीपी में जो प्राइमरी सेक्टर है वो कितने परसेंट कंट्रीब्यूट करता है, 18%। सेकेंडरी सेक्टर कितने परसेंट, 25%। टर्शरी कितने परसेंट, 58%। मान लीजिए ये एक कंट्री है जिसकी जीडीपी है 100, इस 100 में से ₹18 कहाँ से आते हैं भाई, आपके प्राइमरी। ₹27 कहाँ से, सॉरी, ₹25 कहाँ से आते हैं आपके सेकेंडरी, और ₹58 कहाँ से आते हैं, टर्शरी। बात हुई क्लियर? मतलब सबसे ज्यादा कहाँ से आते हैं, टर्शरी। अगर एग्जाम में पूछा जाए जीडीपी 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 में कौन सा सेक्टर कितना पार्टिसिपेट करता है, इसका बढ़ता क्रम घटता क्रम पूछ लिया जाए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी पूछ लिया जाए, तो आप आसानी से बता दोगे बिना किसी परेशानी के। बात हुई क्लियर? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अगला देख लेते हैं, वर्क फॉर पार्टिसिपेशन। वर्क फॉर वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन का क्या मतलब हुआ भाई? वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन का मतलब ये हुआ, वहाँ पे कितने परसेंट लोग काम कर रहे हैं, ये भी तो पता चले। तो जो प्राइमरी सेक्टर है, मतलब जो मेनली हम एग्रीकल्चर सेक्टर से समझ लेते हैं, वहाँ पे प्राइमरी सेक्टर में लगभग कितने परसेंट लोग काम कर रहे हैं, 45 लोग। सेकेंडरी सेक्टर में लगभग 25 से 28%। टर्शरी सेक्टर में लगभग 27% लोग। समझो, मान लीजिए इस देश में कितने लोग हैं, 100 लोग हैं, 100% है। तो इसमें से 45% या 45 लोग किस में काम कर रहे हैं, प्राइमरी। ठीक है? और ये 45% लगभग कितना पैसा कमा रहे हैं, 18%। ठीक है? 100 का 18। उसी तरीके से अगर देख लिया जाए सर्विस सेक्टर में, टर्शरी सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं, 27 लोग काम कर रहे हो, पैसा कितना कमा रहे हैं, 58%। मुनाफा सबसे ज्यादा किस में होगा, टर्शरी सेक्टर में। बात हुई क्लियर? बात हुई क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। तो ये था इकोनॉमी के बारे में, आपको सब चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई बात ऐसी है जो समझ में ना आई करे, या कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको लगे ये भी हमें पढ़ना है, तो कमेंट कर देना। ठीक? तो क्या क्या पढ़ा?
एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड, लिबराइजेशन, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, इन सब चीज़ों के बाद देखो ये चीज़ मत भूलना बस, ये एक्टिविटी जैसे एग्रीकल्चर, फिशिंग, हंटिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग किसमें आता है? प्राइमरी। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन वर्क। टर्शियरी में कौन-कौन सा आता है भई आपका? रिटेल, ट्रांसपोर्ट, एडवर्टाइज़मेंट, ये सब चीज़ें आती हैं। तो ये चीज़ मत भूलना, ठीक है? चलो आज की क्लास रखते हैं यहीं।